नमस्कार दोस्तों, 12 दिसंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। पहला है पॉइंटिंग द फिंगर एट पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। आपको पता ही है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक एजिटेशन चल रहा है। जो फार्मर्स हैं वो दिल्ली की बॉर्डर पे बहुत जगहों पे खड़े हुए हैं, पंजाब में, हरियाणा में, और वो डिमांड कर रहे हैं कि ये जो फार्म बिल्स हैं इनको आप रिपील करिए। अब सोचिए, जब लोकसभा और राज्यसभा से, खासकर राज्यसभा से, जब इन फार्म बिल्स को पास कराया गया था तो उस समय पे अपोजिशन ने जो जो भी डिमांड रखी थी ना अमेंडमेंट की, उसको सरकार ने मानने से मना कर दिया था। और अब सरकार उन्हीं चीजों को इंक्लूड कराने की यहाँ पे बात कर रही, बट फार्मर्स नहीं मान रहे हैं। फार्मर्स कह रहे हैं सीधे सीधे इन बिल हटाओ और कुछ नए लेजिस्लेशन हमारे लिए लेके आओ। तो सरकार इंटेंस प्रेशर के अंदर है, सरकार नहीं मान रही, फार्मर्स नहीं मान रहे। तो यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि भाई इसीलिए तो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी है। पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी जो अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं, स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी, इनका काम क्या है? इनका काम यही है कि जब भी कोई बिल आप पास करा रहे हो तो वो बिल सारे सेक्शंस के व्यू पॉइंट को इंक्लूड करे, इसीलिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। बट ये फार्म बिल्स आपने पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू पास नहीं करवाए। पहले कौन कौन से ऐसे बड़े बिल्स हैं जिनको पास कराने के समय पे इन पार्लियामेंट्री कमिटीज ने एक मेजर रोल प्ले किया है, उसके भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस आर्टिकल को हम लोग समझेंगे, बस स्टोरी फॉर्म में समझेंगे, कोई एज सच बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक नहीं है। बट पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से ओवरऑल हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग को अच्छा करता है उसके बारे में बताया गया। फिर नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक फैमिली अरेंजमेंट, अ न्यू बिजनेस चैप्टर। देखिए, टीवीएस ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा। टीवीएस की स्कूटी, बाइक, नाना प्रकार की चीजें आती हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में भी हैं ये लोग। तो 40 से 50 कंपनीज हैं टीवीएस के ब्रांड के अंदर। अब ऑब्वियस सी बात है, टीवीएस बहुत पुरानी कंपनी है, 100 साल पुरानी कंपनी है। तो बहुत जनरेशन है इसमें, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन। तो यहां पे एक जनरेशनल क्लैश देखने को मिल रहा है। नई जनरेशन है वो रिस्की बिजनेस डिसीजन ले जाती है, पुरानी जनरेशन है उसने उतने रिस्की बिजनेस डिसीजन नहीं लिए हैं। तो जब एक बिजनेस को चलाया जाता है तो उस बिजनेस में अलग अलग जनरेशन अपने बिजनेस के डिसीजंस को किस प्रकार से इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट दिए गए हैं, और अंबानीज को भी यहाँ पे कंपेयर किया गया। तो एक दो पॉइंट्स देख लेंगे। अब चूंकि आज सैटरडे है, ज्यादा एडिटोरियल आर्टिकल्स है नहीं, तो ये डिस्कस कर लेंगे। फिर तीसरा आर्टिकल है मदुरो। देखिए, निकोलस मदुरो जो कि वेनेजुला के प्रेसिडेंट हैं, इनको काफी क्रिटिसाइज किया गया, उसके बावजूद ये इलेक्शन जीते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अपोजिशन में जो जॉन गाइडो थे ना, उनकी बहुत गलती बताई जा रही है। यहां पे देखिए, एक देश के लोग उस इंसान को सपोर्ट करते हैं जो उनको लगता है कि उनके लिए कुछ करेगा। जो अपोजिशन लीडर थे जॉन गाइडो, उन्होंने पहले इलेक्शन जीता, 2015 के लेजिस्लेटिव इलेक्शन जीते थे, लेकिन उनको जीतने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं वो अपनी गद्दी के लिए यूएस और बाकी देशों पे डिपेंडेंट रहे। और वही वजह है कि आज की डेट में निकोलस मदुरो 2018 का भी इलेक्शन जीते हैं और 2020 का भी इलेक्शन जीते हैं। तो क्या फर्क रहा है निकोलस मदुरो की अप्रोच में और उनके अपोजिशन में जो जॉन गाइडो खड़े हैं उनकी अप्रोच में, इसके बारे में हम लोग यहां पे देखेंगे। हालांकि इस आर्टिकल को मैं पहले भी करंट अफेयर्स में बता चुका हूं। और फिर ये जो रिसेंटली वानी स्कीम आई है, प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम, इस स्कीम के चलते कल भी मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, आज भी इस आर्टिकल में आपके साथ डिस्कस करता हूं। रीजन बीइंग आर्टिकल्स है ही नहीं, तो जो है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आप लोग कुछ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए फ्रेंड्स। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। मेरी हेल्प भी हो जाएगी थोड़ी सी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो मॉनसून सेशन में ये जो फार्म बिल्स पास हुए, अब इन फार्म बिल्स को पास तो करा दिया सरकार ने जल्दी जल्दी में, उनको लगा कि आगे कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन जिस प्रकार का फार्मर्स एजिटेशन अभी हो रहा है, देखिए, हर चीज कोशिश की गई पहले। तो जो पंजाब की रूलिंग पार्टी है, उनकी जो कैबिनेट मिनिस्टर थी यूनियन में, उन्होंने रिजाइन कर दिया। हरसिमरत कौर जी ने हर प्रकार से नियम कानून पास करके कोशिश की गई सेंट्रल गवर्नमेंट को रोकने की। लेकिन जब इनको लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो इन्हें सड़क पे उतर आए। इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, ये सड़क पे उतर आए। अभी सड़क पे उतरने के बाद इनको खालिस्तानी बोलना, ये तो देखिए गलत था। ठीक है, किसान को उनकी प्रॉब्लम को समझना यहाँ पे जरूरी है। अब पहले तो सरकार ने उनकी प्रॉब्लमों को समझा नहीं। जब सरकार प्रेशर में आई कि भैया अब तो ये बिल्कुल ही सड़कों पे उतर आए हैं, तब सरकार की थोड़ी आंखें खुली कि भैया अब कुछ तो किया जाए। तो अब सरकार यहां पे कुछ हद तक इन एक्ट्स को अमेंड करने की बात कर रही है। लेकिन अब आप देखिए दोस्तों, यहां पे जिन चेंजेस को सरकार लाने की बात कर रही है ना, पहले यही चेंजेस जब पार्लियामेंट में और राज्यसभा में डिमांड किए गए थे ना, सरकार ने सुना तक नहीं था। लेकिन अब जब सरकार प्रेशर में आ रही है तो बातें सुन रही है।
फार्मर्स ने बोल दिया नहीं भैया अब हमको ये चेंजेस नहीं चाहिए, पूरी तरीके से बिल खत्म करो। तो इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि जब इन बिल्स को पार्लियामेंट से पास कराया गया ना, तो जो लेजिस्लेटिव तरीका था, जिस तरीके से काम हुआ पार्लियामेंट में, वो गलत था। पार्लियामेंट सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है और इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी कमिटीज का प्रावधान किया गया। एक लार्ज मशीनरी ऑफ कमिटीज है जो कि उन बिल्स को स्क्रूटनाइज करती है जब वो बिल पास कराए जाते हैं। और कमेटी सिस्टम की खास बात दोस्तों ये होती है कि कमेटी सिस्टम के थ्रू जो बिल भी पास होके फाइनली निकल के आते हैं ना, उनमें सारे सेक्शंस के व्यू पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए वो ज्यादा, उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है लोगों के उसमें, वो बहुत ज्यादा होती है। रूल्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कोई बिल गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद वो जो स्पीकर ऑफ द हाउस है या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, वो चाहे तो किसी एक बिल को कमेटी को रिकमेंड करे, चाहे तो वो रिकमेंड ना करे। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस पे, यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा या फिर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा पे डिपेंड करता है कि वो बिल को कमेटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अब बात दोस्तों ये है कि जो माइनर प्रकार के बिल होते हैं, जिनमें कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं, उनको रिकमेंड नहीं करना चाहिए किसी पार्लियामेंट्री कमेटी को। लेकिन जो मेजर बिल्स होते हैं उनको पार्लियामेंट्री कमेटी को डिपेंड करना चाहिए। जब भी कोई मिनिस्टर बिल इंट्रोड्यूस करता है, वो ये नहीं चाहता है कि उसके बिल्स किसी भी कमेटी को रिकमेंड हो, वो चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि बिल पास हो जाए। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की कि वो बिल्स को रिकमेंड करें किसी पर्टिकुलर कमेटी को, ताकि उनके ऊपर बहस हो सके। और कमेटी सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इस बात से पता चलता है कि जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे इंडिया में, ठीक है ना, तो इंडिया में जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे उस समय पे भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में लेजिस्लेटिव लॉज लेके आती थी ना, उसके लिए भी कमेटी बनाई गई थी। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी ना, जो इंडिया में ऑपरेट करती थी, ओके, उसमें आप देख सकते हो कि 3 कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ऑन द पिटीशन रिलेटेड टू बिल्स, फिर सेलेक्ट कमेटी ऑन बिल्स, फिर सेलेक्ट कमेटी ऑफ अमेंडमेंट्स ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अगर आप ये 3 कमेटी याद रख सको तो बड़ी बात है, नहीं याद रख सकते तो कोई बात नहीं। कुल मिला के कहने की मैं कोशिश ये कर रहा हूं आपको कि कमेटी सिस्टम आज की डेट में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको इस बात से पता चलता है कि जब ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, जब हम गुलाम थे, उस समय पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिसको आप बोल सकते हो कि उस समय के ब्रिटिश इंडिया की पार्लियामेंट, उसके अंदर भी 3 पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। तो उस समय पे जब हम गुलाम थे, किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं थी, ऐसे समय पे अगर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जा रही है, तो इससे पता चलता है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज का इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है। और ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ना, ये किसी एक प्रॉपर वजहों से बनाई जाती है। अब कभी कभी वो स्टैंडिंग कमेटी हो सकती है, कभी कभी वो सेलेक्ट कमेटी हो सकती है, कभी कभी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी हो सकती है। मैंने लक्ष्मीकांत में बहुत डिटेल में पढ़ाया कि स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, सेलेक्ट कमेटी क्या होती है, एड हॉक कमेटी क्या होती है, ये मैं आपको बता रखा है। जब भी कोई बिल किसी कमेटी के पास जाता है, कमेटी के अंदर केवल रूलिंग पार्टी के मेंबर्स नहीं होते, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स होते हैं। और वो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स दोनों लोग मिलके उस बिल के ऊपर बहस करते हैं। ये कमिटीज किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को इनफॉर्मली पार्लियामेंट में बुला के उसके व्यू पॉइंट को ले सकती हैं। सारे पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के बाद, सारे प्रेशर ग्रुप्स के पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के बाद, ओवरऑल कंसेंसस लेने के बाद, ये कमेटी फिर अपने रिकमेंडेशन देती। ये रिकमेंडेशन पार्लियामेंट के सामने पहुंचते हैं। तो किसी भी हाल में एक मिनिस्टर ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया और वो बिल जब कमिटी के रिकमेंडेशन के साथ पार्लियामेंट में आया, उन दोनों में काफी फर्क होता है। और कहीं ना कहीं वो बिल जो कमिटी के रिकमेंडेशन के साथ पार्लियामेंट में आता है ना, उसका अपोजिशन कम होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट बिल। ये जो बिल है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स बिल, इसको 1919 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद इसको रेफर कर दिया गया ज्वाइंट कमेटी और बोथ हाउसेस को। बिल का काम क्या था? इट वाज मेंट टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ फार्मर्स एंड ब्रीडर्स। इस कमेटी ने अपने काम को 8 महीने में खत्म किया। बहुत इंप्रूवमेंट्स किए गए, बहुत सारे टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स के अंदर ग्रेटर क्लैरिटी लेके आए और फाइनली ये बिल पास हुआ और इंप्लीमेंट हुआ। उसके बाद आया सीड बिल्स ऑफ 2004। ये सीड बिल्स ऑफ 2004 भी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर को रेफर किया गया। वहां पे अलग अलग एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के, नेशनल एंड स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस के, प्राइवेट सीड कंपनीज के, साइंटिस्ट के, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के, एनजीओ के और इंडिविजुअल्स के व्यू पॉइंट लिए गए। फाइनली अलग अलग एक्सपर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के व्यू पॉइंट लेने के बाद फाइनली जो इन सीड्स पे, इन बीजों पे नियम कानून निकल के आया, वो नियम कानून काफी इंपॉर्टेंट था।
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे ये जो कमिटीज होती हैं पार्लियामेंट की, ये अपना रोल प्ले करती हैं, कैसे इन कमिटीज के डिस्कशन के बाद अगर कोई बिल सामने आता है तो उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, लोगों के दिमाग में उसकी जो रिसेप्टिवनेस होती है, उसको अडॉप्ट करने की जो मर्जी होती है, वो ज़्यादा होती है। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कंपनीज अमेंडमेंट बिल हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल हो गया, जीएसटी बिल हो गया, इन सब को कमिटीज को रेफर किया गया है। फिर अगर आप बात करें तो लोकपाल एंड लोकायुक्ता बिल, जिसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया 2011 में, इसको लोकसभा की कमेटी को रिफर किया गया। फिर जब ये राज्यसभा में गया तो फिर राज्यसभा की कमेटी में रेफर किया गया। तो मतलब लोकसभा में भी कमेटी के पास गया, राज्यसभा में भी कमेटी के पास गया, और फाइनली जब इसको पास किया गया तो उस समय की जो सुषमा स्वराज थी, लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा, उन्होंने चेयरमैन राज्यसभा को प्रेज किया कि अरे भाई, आप दोनों हाउसेज में अगर एक बिल को रिकमेंड कर रहे हो कमिटीज को, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो रिसेप्टिवनेस है, जो उस बिल के प्रति लोगों के व्यू पॉइंट्स को इंक्लूड करने की भावना है, ये ज्यादा है। उस समय पे बीजेपी अपोजिशन में थी, इस समय पे बीजेपी रूलिंग पार्टी की तरह है। तो अब देखिए, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के व्यू पॉइंट्स भी कुर्सी बदलने के साथ कैसे बदलते हैं, ये बात भी यहां पे पता चल रही है। तो ये जो बिल था, कौन सा, लोकपाल एंड लोकायुक्ता बिल, इसकी डबल स्क्रूटनी हुई दोनों कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा की कमेटी के थ्रू भी और राज्यसभा की कमेटी के थ्रू। इसलिए सुषमा स्वराज जी ने भी इस बात की उस समय पे तारीफ की थी, जो चेयरमैन राज्यसभा थे जिन्होंने इस बिल को कमेटी में भेजा था, उनकी तारीफ की थी। क्योंकि लोकसभा में कमेटी में डिस्कशन हो चुका था, राज्यसभा में फिर से कमेटी में डिस्कशन हुआ, तो ये बड़ी बात थी। तो बस ये सब चीजों के थ्रू बताया क्या जा रहा है, इन सब चीजों के थ्रू यही बताया जा रहा है कि एक बार बिल जब कमेटी के पास जाता है, कमेटी कंसेंसस से काम करती है और ओवरऑल फाइनली जो चीज सामने आती है उसका एक्सेप्टेंस ज्यादा होता है। ऐसा कुछ फार्म बिल्स के केस में नहीं हुआ। फार्म बिल्स के केस में होना तो ये चाहिए था कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर को ये बिल भेजा जाता। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर जितने भी बड़े बड़े फार्मर यूनियन से, ऑर्गेनाइजेशन से, उनके मेंबर्स को बुलाते, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को बुलाते, जो बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है इंडिया की, उनके एक्सपर्ट मेंबर्स को बुलाते, पूरी बहस होती और फाइनली एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बिल सामने आता जिसकी रिसेप्टिविटी ज्यादा होती। बट ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, और जब ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है, एक प्रकार का डिजास्टर हमारे सामने होता हुआ नजर आ रहा है। रूलिंग पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये पता चल गया होगा कि उनकी मनमानी नहीं चल पाएगी, मनमानी एक डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती है। आगे बात करते हैं, प्रैग्मेटिक फैमिली अरेंजमेंट, अ न्यू बिजनेस चैप्टर। द मेमोरेंडम ऑफ फैमिली अरेंजमेंट टीवीएस अनाउंस्ड गिव्स इट्स अ चांस टू रिमेन एज एन एंटिटी एंड सीक न्यू विस्टास। देखिए, जो पुरानी जनरेशन है टीवीएस की, सेकंड थर्ड जनरेशन मान लीजिए, और जो नई जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन, तो थर्ड और फोर्थ जनरेशन का जो सोचने का तरीका है और फिफ्थ जनरेशन का जो सोचने का तरीका है बिजनेसेस में, वो काफी अलग हो सकता है। और रिसेंटली टीवीएस में ये देखने को मिला है। अगर आप टीवीएस ग्रुप की बात कर लीजिए तो एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप है साउथ इंडिया का, साउथ इंडिया की एक बिजनेस फैमिली है ये। और हमेशा से ये माना जाता है कि टीवीएस का जो बिजनेस करने का तरीका है ना, ये बहुत ट्रेडिशनल रहा है, बहुत कंजर्वेटिव रहा है, बहुत प्रैग्मेटिक रहा है। आज की डेट में जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट होती है लोगों की, वो कहीं ना कहीं टीवीएस में मिसिंग थी, और उसके बावजूद भी एज अ कंपनी टीवीएस ग्रो करी। अगर टीवीएस ग्रुप की बात की जाए तो टीवीएस ग्रुप के अंदर 40 से 45 अलग अलग कंपनीज हैं, और ये जो 40 से 45 अलग अलग कंपनीज हैं, इनकी जो ओनरशिप है वो 3-4 जनरेशंस में बटी हुई है, और उन जनरेशंस में जो लोग हैं वो भी अलग अलग एज ग्रुप के हैं। तो 20 साल के ओनर्स भी हैं, शेयर होल्डर्स भी हैं, 80 साल के शेयर होल्डर्स भी हैं। तो पूरी फैमिली लाइन है ना भाई टीवीएस वाली। तो ये जो एक क्लैश देखने को मिल रहा है, यानी, और ये क्लैश किस चीज में, बिजनेस करने के तरीके को लेके। तो पांचवी जनरेशन के जो लोग होंगे वो क्या चाहेंगे कि हम अपने बिजनेस ग्रुप्स को अलग अलग फील्ड में एक्सपेंड करें, हम अपने बिजनेसेस में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करें, ज्यादा मार्केट से पैसा उठाएं। तो जो रिस्क फैक्टर होगा वो जो लेटेस्ट जनरेशन होगी उसमें ज्यादा होगा, जो पुरानी जनरेशन होगी उसमें थोड़ा कम होगा। जो एम्बिशियसनेस की जो फीलिंग होगी वो लेटेस्ट जनरेशन में ज्यादा होगी, पहले वाली जनरेशन में थोड़ा कम होगी। इस चीज को आप, और इन कन्फ्लिक्ट्स को आप अंबानी से भी कंपेयर कर सकते हैं। अंबानीज में तो सेकेंड जनरेशन में लड़ाई होने लगी। आपको पता ही है कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में प्रॉपर्टी को लेके काफी झगड़ा हो गया था। हालांकि अनिल अंबानी अपने बिजनेस को उतना अच्छी तरीके से मैनेज कर नहीं पाए, वो बैंकरप्ट हो गए, और मुकेश अंबानी तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान बन के सामने आए। तो यही सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो अंबानी सागा में तो हमको ये देखने को मिला कि सेकेंड जनरेशन ही आपस में लड़ रही थी, और यहाँ तो टीवीएस ग्रुप में 5 अलग अलग जनरेशन हैं। तो ये जो टीवीएस ग्रुप है ना, ये लगभग 109 साल पुराना है, 109 ईयर्स पुराना है।
और इस 109 ईयर्स पुराने ग्रुप को पूरी की पूरी फैमिली मैनेज करती है। ओके, अब यहां पे अगर बात करें तो फोर्थ जनरेशन मेन रोल प्ले कर रही है, हालांकि फिफ्थ जनरेशन भी आ चुकी है। जो मेजर कंपनीज है इस ग्रुप की वो कौन सी? टीवीएस मोटर्स, इनकी बाइकें स्कूटियां हम खरीदते हैं। सुंदरम क्लेटन, सुंदरम फास्टनर्स, ब्रेक्स इंडिया, व्हील्स इंडिया, व्हील्स इंडिया भी काफी फेमस है, सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स, लुकास, टीवीएस। तो भाई यहां पे जो कंपनीज भी हैं इस टीवीएस के अंदर वो बड़ी बड़ी हैं। अब बात यह है भाई कि जो नई जनरेशन है, क्या इस नई जनरेशन के ऊपर किसी भी प्रकार के फेटर्स लगाना, रिस्ट्रिक्शन लगाना पुरानी जनरेशन के द्वारा, क्या यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है। नई जनरेशन को अपने हिसाब से रिस्क लेने देना चाहिए। एक कैलकुलेटेड रिस्क बिजनेस में हमेशा जरूरी होता है। तो पुरानी जनरेशन को नई जनरेशन के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। कहीं ना कहीं नई जनरेशन के डिसीजन अच्छे इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि पुरानी जनरेशन के कुछ डिसीजन उतने अच्छे नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीवीएस ग्रुप ने कुछ सनराइज सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं किया। एक ऐसा समय था इंडिया में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर राइज कर रहा था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया में राइज कर रही थी, रेन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री इंडिया में राइज कर रही थी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और रेन्यूएबल एनर्जी, इन तीन जगहों पे जिन जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया वो भाई मल्टी मिलियनियर्स बिलियनियर्स बन गए। और टीवीएस ग्रुप इतना पुराना ग्रुप है कि उसके पास ऑप्शन था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करने का, फार्मास्यूटिकल्स में भी इन्वेस्ट करने का, रेन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्ट करने का, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और कहीं ना कहीं टीवीएस के ही कुछ दिग्गज जो ओनर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि भाई हमने ये ना करके गलती की है। टीवीएस आज की डेट में नॉलेज सेक्टर में 4 से 5 बिलियन डॉलर का बिजनेस हो सकता था, 1 बिलियन डॉलर का तो हो ही सकता था, बट नहीं हो पाया। रीजन क्या है? क्योंकि हमने आईटी फार्मा जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कैलकुलेटेड तरीके से करने की बात है, उसके चलते हुआ क्या? उसके चलते हुआ ये कि जितना तेजी से टीवीएस ग्रो कर सकता था उतना तेजी से टीवीएस ग्रो नहीं हुआ। तो इन सब चीजों से सीखा क्या जा सकता है? इन सब चीजों से सीखा इसलिए जा सकता है कि जो यंग जनरेशन आ रही है उस यंग जनरेशन को अपने हिसाब से डिसीजन लेने की ताकत देनी चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन वाली जो पीढ़ी है ये कंपनी को एक लिमिट से आगे लेके जा सकती है। और रिसेंटली टीवीएस ब्रांड में यही हुआ है कि जो 45 से 50 अलग अलग कंपनीज है ना, इन कंपनीज को परमिशन दे दी गई है कि आप अपना अपना बिजनेस चला सकते हैं। एक बिजनेस अगर फॉल्टर करता है तो दूसरे बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन एक बिजनेस अगर इंडिपेंडेंट तरीके से कोई रिस्क ले रहा है तो उसके पास टीवीएस की ब्रांड रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो किसी भी प्रकार की रॉयल्टी लायबिलिटीज नहीं होगी। 40 से 50 जो आइडेंटिटीज हैं वो अपना अलग अलग तरीके से काम करेंगी, उनके पास लोगो टीवीएस का ही रहेगा। क्योंकि देखिए अलग अलग कंपनीज के काम करने का तरीका अलग अलग है। तो कोई अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करके पैसा उठाएगा, कोई फॉरेन कोलैबोरेटर से पैसा मंगवाएगा, तो हो सकता है चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ जाए, हो सकता है यूएस यूके या बाकी कंट्रीज से, चाइना से इन्वेस्टमेंट आ जाए इंडिया में। तो भाई हर कंपनी जो अलग अलग इंडिविजुअल कंपनीज है वो अपने अपने हिसाब से काम करना पसंद करेंगी। तो एक के बिजनेस डिसीजन अगर गलत चला जाता है तो दूसरे का बिजनेस उसकी लायबिलिटी नहीं लेगा, ये यहां पे बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे इनोवेशन प्रमोट होगा और हो सकता है कि कुछ बिजनेस इस रिस्क टेकिंग एबिलिटी को लेकर बहुत ऊपर उठ जाए। तो यही सब बातें दोस्तों यहां पे कही जा रही है। मतलब टीवीएस के जो आला जो उनके डायरेक्टर वगैरह हैं, जो ओनर्स हैं, वो ओनर्स पॉलिसी मेकिंग अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। यही सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। नेक्स्ट है भाई मदुरोस वेन। वेनेजुला अपोजिशन शुड सी पॉपुलर सपोर्टेड हिम नॉट फॉर हेल्प फ्रॉम अब्रॉड। देखिए हुआ क्या है दोस्तों कि भैया निकोलस मदुरो को अभी 2020 में जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें प्रॉपर विक्ट्री मिली है। संडे को ये जो इलेक्शंस हुए थे जिसके रिजल्ट्स आए, और कहीं ना कहीं निकोलस मदुरो जिनका अपोजिशन हो रहा था वो अब यहाँ पे ताकतवर बन के सामने आए। इनके अपोजिशन में एक बॉडी थी जिसका नाम था नेशनल असेंबली। इस नेशनल असेंबली में जुआन गाइडो स्पीकर बने थे, और जुआन गाइडो ने अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था। कब? जब मिस्टर मदुरो 2018 के इलेक्शन में फिर से इलेक्ट होकर आ गए। 2018 में जब इलेक्शन हुए, मिस्टर मदुरो फिर से जीत गए, तो जुआन गाइडो ने ओपनली बोल दिया कि इलेक्शन रिग्ड है, हम नहीं मानते इस इलेक्शन को, मैं हूं एक्टिंग प्रेसिडेंट। जुआन गाइडो को बाहर से यूएसए का सपोर्ट है। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में यह बात क्लियर हो चुकी है कि जुआन गाइडो निकोलस मदुरो से नफरत करते हैं, निकोलस मदुरो भी जुआन गाइडो से नफरत करते हैं। चलिए वो पॉलिटिकल पार्टी लीडर आपस में नफरत कर रहे हैं, एक अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जुआन गाइडो से नाराज है। क्यों? क्योंकि जुआन गाइडो लोगों का भरोसा जीतने की बजाय इंटरनेशनल हेल्प लेने के चक्कर में ज्यादा है।
तो वे यूएस से हेल्प ले रहे हैं अपने आप को गद्दी बैठाने के लिए। तो मिस्टर जुआन गाइडो ने निकोलस मदुरो के अगेंस्ट रिवॉल्ट की कॉल दी, इंटरनेशनली हेल्प मांगी, खासकर यूएस से। इन सब चीज़ों के चलते ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो वेनेजुएला के लोग हैं वो खुद जुआन गाइडो से नाराज हो गए हैं, और अब वेनेजुएला के जो इंपॉर्टेंट मेजर इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि जुडिशरी, तो जुडिशरी निकोलस मदुरो के साथ खड़ी है, मिलिट्री निकोलस मदुरो के साथ खड़ी है। और अभी जो 2020 के इलेक्शंस हुए हैं उसमें मदुरो की जो पार्टी है यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी और उनके जो अलाइज हैं उन्होंने 67% ऑफ द वोट जीते हैं। वो अलग बात है कि ओनली अप्रॉक्सीमेट 1/3 ऑफ द लोगों ने वोट डाला है। सो सिर्फ 1/3 ऑफ द लोगों ने वोट डाला, उसकी एक वजह यह भी है कि वोटिंग को बॉयकॉट कर दिया किसने? जुआन गाइडो ने। तो जब वोटिंग को बॉयकॉट कर दिया जुआन गाइडो ने तो ऑब्वियस सी बात है बहुत कम लोग वोट डालने गए होंगे, और जुआन गाइडो इसी बेसिस पे इस इलेक्शन को भी बॉयकॉट कर रहे हैं। 2018 में जब निकोलस मदुरो जीते थे तब भी जुआन गाइडो ने इस जीत को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था, और निकोलस मदुरो जब 2020 में इलेक्शन जीते हैं तब भी इन्होंने इस जीत को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है। तो भले ही 2020 के इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए हैं, मदुरो जीत गए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि पॉलिटिकल क्राइसिस रिजॉल्व होने वाली है। क्योंकि देखिए, गुएडो ही बिलोंग्स टू द राइट विंग अपोजिशन, निकोलस मदुरो क्या है? वो लेफ्ट विंग बिलोंग करते हैं। लेफ्ट विंग मतलब सोशलिस्ट अप्रोच है किसकी? निकोलस मदुरो की। यानी कि निकोलस मदुरो की अप्रोच क्या है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सरकार ओन करेगी, सरकार ही लोगों के लिए काम करेगी। 2015 के बाद निकोलस मदुरो की पोजीशन इसीलिए खराब हो गई थी क्योंकि यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, दुनिया भर में तेल के दाम गिर गए, तो जो वेनेजुएला की इकोनॉमी थी वो टूट गई। और जितने भी तरीके के लोगों के वेलफेयर के लिए प्लान चलाए थे ना निकोलस मदुरो ने और उनसे पहले हुगो शावेज ने, उन प्लान को इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो गया, जिसके चलते निकोलस मदुरो की जो स्टैंडिंग थी ना वो गड़बड़ा गई। अब यहां पे क्या हुआ है, अगर आप वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट की बात करिए तो वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक नया इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा और वो नया इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को कंडक्ट कराएगा, और उसने कराया भी। लेकिन यहां पे नेशनल असेंबली का पार्टिसिपेशन नहीं था। नेशनल असेंबली चीजों को बॉयकॉट कर रहा है। जो जुआन गाइडो हैं, 2015 में जब लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए थे वहां पे जुआन गाइडो जीत गए थे, वहां पे 60% से ज्यादा लोगों ने अपने वोट डाले थे। जुआन गाइडो यही तो बोल रहे हैं कि 2015 के जब लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए 60% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले और उस समय पे मैं जीता। अब 2020 में जब इलेक्शन हुए हैं केवल 31% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट डाले हैं, तो वोटिंग टर्नआउट ही आधे से कम है, और उसमें ये जो निकोलस मदुरो जीते हैं, दिस इज नॉट राइट। और कहीं ना कहीं यूएसए ने और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने इस 2020 के इलेक्शंस के रिजल्ट को मानने से मना कर दिया है। तो अभी भी जो इलेक्टोरल क्राइसिस है वेनेजुएला की वो शांत नहीं हुई है, और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया यही चीज यहां पे भी लिखी हुई है, वेनेजुएला बहुत लंबे समय से क्राइसिस में। बोलिवेरियन वेलफेयर स्कीम्स, देखिए मिस्टर मदुरो से पहले जो लीडर थे हुगो शावेज काफी फेमस थे। हुगो शावेज ने लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई थी। अब वो स्कीमें इंप्लीमेंट हो नहीं पाई क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस लग गए, तो वेनेजुएला की इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, वेनेजुएला का तेल ग्लोबल मार्केट में बिकना कम हो गया, तो फूड शॉर्टेजेस हो गई, फ्यूल शॉर्टेजेस हो गई, मेडिसिन शॉर्टेजेस हो गई, बहुत सारे प्रोटेस्ट छिड़ गए। 4.5 मतलब 45 लाख लोग वेनेजुएला छोड़ के भागने को तैयार हो गए, हालात इतने खराब थे। इन सब चीजों के बीच में 2015 के लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए। 2015 के लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में ये पता चला कि भैया सोशलिस्ट यानी मिस्टर मदुरो हार गए हैं और ये जो आपके जुआन गाइडो हैं ये जीत गए हैं। कहीं ना कहीं जो निकोलस मदुरो थे वो इकोनॉमी की हालत अच्छी कर नहीं पाए। इकोनॉमी की हालत अच्छी कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, पैसा चाहिए होता है इकोनॉमी की हालत अच्छी करने के लिए। वहीं पे जो अपोजिशन था, अब देखिए सोशलिस्ट ब्लॉक हमेशा कैपिटलिज्म के अगेंस्ट होता है। अगर आप प्योर सोशलिज्म को फॉलो करते हैं तो आप कैपिटलिज्म के साथ अलाइन नहीं कर सकते, और यही हुआ है वेनेजुएला में। वेनेजुएला की जो सोशलिस्ट सरकार थी निकोलस मदुरो के अंदर, इसकी कभी भी यूएसए के साथ बनी नहीं। तो यूएसए अपने नेबरहुड में वेनेजुएला को हराना चाहता है, इसीलिए उसको उसकी सरकार को हराना पड़ेगा जो कि सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट सरकार को हराने के लिए यूएसए ने सपोर्ट किसको दिया? अपोजिशन को दिया। और अपोजिशन में कौन बैठे थे? जुआन गाइडो। जुआन गाइडो ने बोला कि भैया मैं हूं प्रेसिडेंट, आई एम एक्टिव प्रेसिडेंट। और जुआन गाइडो को मदद कहां से मिली? कोलंबिया से और यूएसए से। अब कोलंबिया की और यूएसए की काराकस जो कि वेनेजुएला की कैपिटल है, उनके सोशलिस्ट के साथ बनती नहीं है, ये बात सबको पता है, ठीक है ना। तो जो सोशलिस्ट हैं कैराकस की, उनकी नहीं बनती कोलंबिया और यूएस के साथ। उसके चलते ऑब्वियसली बात है कोलंबिया की और यूएसए ने जुआन गाइडो को सपोर्ट दिया, और जुआन गाइडो के सपोर्ट से निकोलस मदुरो को हटाने की कोशिश की किसने?
जुआन गाइडो ने निकोलस मदुरो को हटाने की कोशिश की यूएस और कंबोडिया की मदद से। अब यहां पे वेनेजुएला के लोग क्या सोचेंगे? वेनेजुएला के लोग सोचेंगे कि ये जुआन गाइडो अपने आप को हमारा लीडर बता रहा है, लेकिन निकोलस मदुरो जो कि एक वेनेजुएलन है उसको हटाने की कोशिश कर रहा है किसकी मदद से? यूएसए की मदद से और कोलंबिया की मदद से। एक इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन के लोग एक लिमिट से ज्यादा बाहर के देशों का इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए जॉन गाइडो की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो रही है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि ये जो जॉन गाइडो है ये इंपीरियलिस्ट की मदद से निकोलस मदुरो को हटाना चाहता है। इंपीरियलिस्ट किसको बताया जा रहा है? यहाँ पे यूएसए को बताया जा रहा है। हम सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, ये कैपिटलिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो ये यूएसए हमारे इंटरनल अफेयर्स में क्यों इंटरफेयर कर रहा है? इसलिए जॉन गाइडो की भी पॉपुलैरिटी यहाँ पे बहुत कम हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जॉन गाइडो को इस बात पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि बजाय इस बात के कि जॉन गाइडो लोगों के भरोसे को जीते, जॉन गाइडो क्या करने की कोशिश कर रहा है? जॉन गाइडो यूएसए और बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स की मदद लेके पावर को अपने पास लेने की कोशिश कर रहा है। और ये जो 2020 के इलेक्शन हुए इसको बॉयकॉट कर दिया जॉन गाइडो ने। इसको बॉयकॉट करके मिस्टर मदुरो की जीत और आसान कर दी, क्योंकि जब जॉन गाइडो ने बॉयकॉट कर दिया तो जो भी जॉन गाइडो के सपोर्टर हैं वो उसको वोट देने जाएंगे नहीं। जब वो उसको वोट देने जाएंगे ही नहीं तो वोट केवल कौन देगा? जो मिस्टर मदुरो का सपोर्टर है, तो मदुरो जीत ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर गाइडो को एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाना है तो उसको लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ना कि यूएसए और कोलंबिया की मदद लेके निकोलस मदुरो को हराने की ये जो स्कीम है वो काम आने वाली है। क्योंकि जॉन गाइडो भी तब तक राज नहीं कर सकते जब तक वेनेजुएला के लोग ये ना चाहें कि जॉन गाइडो राज करे। ओके, तो यहां पे जॉन गाइडो करना क्या चाहिए? जो इलेक्शंस हो रहे हैं उस इलेक्शन में प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करें। यूएसए और कोलंबिया का इन्वॉल्वमेंट कम नजर आए लोगों को देश के, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो जॉन गाइडो कल के डेट में प्रेसिडेंट बन भी जाते हैं ना, तो भी लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये यहां पे बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। कनेक्टिंग मोर पीपल, पब्लिक वाईफाई इज अ लो कॉस्ट ऑप्शन टू रीच अनसर्व्ड सिटीजंस एंड ग्रो द इकोनॉमी। यहां पे क्या बताया जा रहा है? देखिए, रिसेंटली ही पब्लिक वाईफाई डाटा लोगों तक पहुंचाने की बात की गई, किसके थ्रू? स्मॉल रिटेल डाटा ऑफिसेस के थ्रू। जिस तरीके से पहले क्या होता था दोस्तों कि पीसीओ चलते थे, तो पीएससीओ में आप लोकल कॉल कर सकते थे, एसटीडी कॉल कर सकते थे, आईएसडी कॉल कर सकते थे। उसी तरीके से अभी प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इस स्कीम के अंदर एक नई प्रकार की, आप कह सकते हो कि, स्ट्रेटजी लाई गई है। और उस स्ट्रेटजी में आया क्या है? पीडीओ, पब्लिक डाटा ऑफिस। तो जिस तरीके से पीसीओ फोन सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, उस तरीके से ये जो पीडीओ है ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और यहां पे नीड बेस्ड पेमेंट होगा। तो देखिए क्या बोला, ब्रिंगिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट टू रिमोट लोकेशंस एट मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड गिविंग सब्सक्राइबर्स द ऑप्शन ऑफ मेकिंग स्मॉल नीड बेस्ड पेमेंट्स टू यूज इट हैज रिमेन्ड अ चैलेंज दस फार। और तो मतलब कि जब लोगों को इंटरनेट की जरूरत है और जितनी जरूरत है, तो जब जरूरत है जितनी जरूरत है उसके हिसाब से लोगों ने पेमेंट कर दी और उनको इंटरनेट मिल गया। ये होना चाहिए, ना कि भाई पूरे महीने का कनेक्शन मिल रहा है और पूरे महीने के कनेक्शन के लिए उतना पैसा लोग दे रहे हैं। ये सही नहीं है। इसीलिए ये लाई गई है क्या? प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये स्कीम क्या करती है कि वायरलेस टेक्नोलॉजीज के थ्रू लोगों की जरूरत के हिसाब से लोगों तक पैसा पहुंचाया जा सके। अगर आप बात करो इंटरनेट एक्सेस की, तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इंटरनेट एक्सेस विल कनेक्ट अ न्यू वेव ऑफ यूजर्स नॉट जस्ट टू कमर्शियल एंड इंटरनेट ऑप्शंस बट आल्सो टू एजुकेशन, टेली हेल्थ, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ब्रिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी टू गवर्नमेंट बाय बूस्टिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरएक्टिविटी। इंटरनेट की जरूरत केवल हमको कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट के लिए जरूरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, टेलीफोन के थ्रू हेल्थ। तो भैया कोई इंसान अगर अफगानिस्तान में या फिर झारखंड जैसी जगह पे ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, तो उसको मदद कौन कर रहा है? यूएसए में बैठा हुआ डॉक्टर। एग्रीकल्चर में भी इंटरनेट टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों की जरूरत के हिसाब से उनको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए। और जब लोगों की जरूरत के हिसाब से आपको इंटरनेट प्रोवाइड करना है तो बीच से आपको ब्यूरोक्रेसी हटानी पड़ेगी, लाइसेंसेस हटाने पड़ेंगे, फीस हटाने पड़ेंगे। तो आपको पब्लिक डाटा ऑफिस खोलने पड़ेंगे। और ये पब्लिक डाटा ऑफिस एक छोटा सा चाय की शॉप भी हो सकती है, एक किराने की दुकान भी हो सकती है, एक छोटा सा मॉल के अंदर ब्रॉडबैंड का शोरूम भी हो सकता है। तो वहां पे क्या होगा? एक वाईफाई राउटर लगा होगा। उस वाईफाई राउटर के थ्रू आप जाके कनेक्शन ले सकते हैं। 1 घंटे का, 2 घंटे का, या 1 GB का, 2 GB का, जितना चार्ज है उतना पे कर सकते हैं, उतना इंटरनेट यूज कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी अगर आपने
एरोप्लेन से जर्नी करी हो तो दिल्ली के या मुंबई के एयरपोर्ट पे अगर आप बैठे हो तो वहां पे 45 मिनट का फ्री वाईफाई इंटरनेट मिलता है। आपके फोन पे ओटीपी आएगा, आप ओटीपी से इंटरनेट को कनेक्ट करो, 45 मिनट फ्री आपको इंटरनेट मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का पब्लिक वाईफाई लगाया जा सकता है। उस 45 मिनट के कुछ पैसे 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए चार्ज किए जा सकते हैं स्पीड के हिसाब से। तो लोगों को परमानेंट इंटरनेट खरीदना भी नहीं पड़ेगा, लोगों को बैठे बैठे उनकी जरूरत के हिसाब से इंटरनेट मिल जाएगा। और 3 साल पहले टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी एक प्लान निकाला था जिसमें बोला था कि एक पब्लिक वाईफाई सिस्टम को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। वानी आर्टिकल के हिसाब से जो पब्लिक वाईफाई सिस्टम बनेगा उसमें यह बोला गया कि अगर 10% इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ता है तो 1.4% इंक्रीज होगा जीडीपी में। यानी अगर इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में 10% बढ़ रहा है तो 1.4% का तो जीडीपी में इंक्रीज है। तो भैया ये बड़ी बात है। उसके बाद भी पब्लिक वाईफाई इंडिया में ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। पब्लिक वाईफाई इंडिया में ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक वाईफाई को डाटा सर्विसेज के कॉम्पिटिटर की तरह देखा गया। बताता हूं कैसे। पहले अगर आपको याद हो, जियो के आने से पहले, 2016 से पहले की बात बता रहा हूं, 15 की, जियो से आने से पहले ये जो एयरटेल जैसी कंपनीज थी, वोडाफोन जैसी कंपनीज थी, आइडिया, ठीक है, रिलायंस, ये सब क्या करते थे? ये लोग 1-1 GB 4G डाटा या 2-2 GB 4G डाटा 300, 400, 500 रुपए में बेचते थे। आज की डेट में 1 GB या 2 GB 4G डाटा बहुत आराम से मिल जाता है, ज्यादा पैसे आपको नहीं खत्म करने पड़ते। उस समय पे जब ये बोला गया था कि आप पब्लिक वाईफाई लगाइए, तो पब्लिक वाईफाई को क्या देखा गया? मोबाइल ऑपरेटर्स ने कहा कि भैया पब्लिक वाईफाई लग जाएगा तो हमारे कोई 3G 4G डाटा खरीदेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं पब्लिक वाईफाई को हमेशा जो डाटा सर्विसेज मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज प्रोवाइड करती हैं उसके कॉम्पिटिटर की तरह देखा जाता है, जबकि इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी की तरह देखने की जरूरत है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा कहना मतलब है, सरकार का टारगेट क्या है? कि लोगों के पास इंटरनेट पहुंचे। अब वो इंटरनेट मोबाइल टेलीकॉम के 1 GB 2 GB डाटा से पहुंच रहा है या फिर पब्लिक वाईफाई के थ्रू पहुंच रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जितनी ज्यादा सर्विसेज आएंगी उतना ही ज्यादा चीजें कॉम्पिटिटिव होती जाएंगी, सस्ती होती जाएंगी, और हमें इसी पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरत है इंटरनेट को रूरल इंडिया में बढ़ाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एयरटेल की जो 4G और बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है कॉमर्शियल, चाहे वोडाफोन, किसी की बात कर लीजिए, इनकी 4G सर्विसेज अभी भी गांव में नहीं पहुंच पाई हैं। अभी भी रूरल इलाके जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल बीहड़ इलाके, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, वेस्ट बंगाल के बीहड़ इलाकों में नहीं पहुंच पाई हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि रूरल इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाए और पब्लिक डाटा ऑफिसेज के थ्रू बढ़ाया जाए, जहां पे एक छोटे से किराने शॉप में ही इंटरनेट का वाईफाई लगाओ, लोग जाके कनेक्ट करके कर सकेंगे। अब अगर रूरल इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करिए तो इंटरनेट पेनिट्रेशन 2019 में कितना था? 27.57 सब्सक्राइबर्स पर 100 पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो 27.57 पर 100 मतलब केवल 27.5% की इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो कि बहुत बढ़िया है नहीं। इसीलिए इन एडिशन टू मोबाइल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड फाइबर सर्विसेज को वाईफाई के थ्रू प्रोवाइड किया जाए ना, तो ये बहुत पोटेंट है। और इसके लिए जो अपकमिंग मोबाइल टेक्नोलॉजीज है ना, 5G जैसी टेक्नोलॉजीज, ये भी मदद कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम है, 5G टेक्नोलॉजी में नया स्पेक्ट्रम चाहिए, नए इक्विपमेंट चाहिए, नई सब्सक्राइबर फीस चाहिए। 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो वो महंगी होगी। करंट 4G टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट को पूरा कर नहीं पा रही है। तो वाईफाई सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जाती हैं फाइबर के थ्रू, ब्रॉडबैंड फाइबर सर्विसेज के थ्रू, दे आर द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो 4G 5G प्रॉब्लम सॉल्व करती उतना नजर नहीं आ रही है जितना पब्लिक डाटा ऑफिसेज के थ्रू वाईफाई लोगों के बीच में बांटना, ब्रॉडबैंड फाइबर सर्विसेज का प्रयोग करके, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। और इन ब्रॉडबैंड फाइबर सर्विसेज का प्रयोग करना ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। अगर आप बात करो तो जियो जैसी कंपनीज अपने फाइबर बिछा रही है मुंबई जैसे शहरों में, और भी छोटी मोटी कंपनीज है वो फाइबर बिछाती हैं। उनकी एक फाइबर लाइन आती है आपके घर के अंदर और उससे आप इंटरनेट चलाते हो। आप देखिए बहुत सारे जो आपके एनसीआर रीजन है वहां पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लोगों के घर के अंदर में है फाइबर के थ्रू। तो वो चीज काफी बढ़ गई है आज की डेट में, लेकिन वो शहरों तक सीमित है। उसको रूरल इंडिया तक पहुंचाना है। और ऑब्वियस सी बात है, रूरल इंडिया में घर घर तक नहीं पहुंचा सकते हो तो किसी एक पब्लिक डाटा ऑफिस तक पहुंचा दो, और उस पब्लिक डाटा ऑफिस में एक बड़ा सा वाईफाई राउटर लगा लो। आसपास जो भी लोग हैं अपना फोन लैपटॉप लाके काम कर सकते हैं कुछ समय के लिए और फिर वापस चले जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली द बेस्ट सिस्टम, वानी सिस्टम। इट इज एन एलिगेंट वे फॉरवर्ड टू कनेक्ट लो रेवेन्यू कस्टमर्स, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है उनको यहां से इंटरनेट कनेक्शन मिल सकता है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को, लाइब्रेरीज को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, पंचायत को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को ये इंटरनेट मिल सकता है एक पब्लिक डाटा ऑफिस के एग्रीगेटर के थ्रू। दिस इज द बेस्ट थिंग टू मूव फॉरवर्ड। क्योंकि 4G 5G इफेक्टिव नहीं हो रहा है, तो इस एक तरीके को इस्तेमाल करके अभी के लिए सर्विसेज को, इंटरनेट सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो पब्लिक डाटा ऑफिसेज है ना, ये जो पीएम वानी के,
जहां पे एक राउटर लगा होगा वाईफाई का। दिस इज द बेस्ट वे टू एम्पावर सिटीजंस, ऐसा बोल रहा है ये आर्टिकल। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने व्यू पॉइंट्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को मार्केट करें ताकि मुझे भी थोड़े व्यूअर्स मिल सकें। गुड बाय, हैव अ ग्रेट